Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, dear students, please be attentive. First of all, we are to recap the previous lecture, and I want to put some questions to you people. Yes, what's meant by digital communication? Muhammad Hasid. Muhammad Hasid. He's Muhammad Hasid actually. Muhammad is also there. No? Because it was visible. He might have left. Okay, Sayyid Own Abbas. Yes, please. Sayyid Own Abbas. Please switch on your mic first. It's off. On beta apna mic on karo. Yes. Yes, now you speak please. What is digital communication? डिजिटल कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि डिफाइंड कम्युनिकेशन. Defined communication. Defined से क्या मुराद है? सर आई कांट हियर यू. Sorry? Yes, next. Arslan. Yes, Arslan. सॉरी सर, मुझे ना पता ही नहीं चला लेक्चर कब स्टार्ट हुआ है. वो हैंड फ्री नीचे पड़ी हुई थी. ओके, ये अभी स्टार्ट हुआ. सर वो चीजें जो जनरली एक्सेप्टेड हैं. ओके, क्या पूछा? ये बाकी म्यूट करें जरा ओन अब्बास. सर क्वेश्चन क्या पूछा है आपने? क्वेश्चन ये है कि डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होती है? सर डिजिटल कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें सर हम वर्ड्स यूज करते हैं. वर्ड्स. ओके जी सर. एनी एग्जांपल्स? सर जैसा कि सर हम किसी से कन्वर्सेशन करें तो वो सर डिजिटल कम्युनिकेशन होगी सर. अच्छा, और अगर आप कोई जेस्चर यूज करते हैं, सर हिलाते हैं, किसी ने कोई बात पूछी, आपने नॉड किया यस का या शेक कर दिया सर, नो. फिर भी सर वो डिजिटल कम्युनिकेशन इनमें सर ये दोनों ही आते हैं सर. अच्छा जी सर. यानी आपने वो थोड़ा इसको मॉडिफाई कर लिया आंसर को. जी सर. यानी दोनों ही हैं. दोनों. अब क्या चीजें मतलब इसमें आती हैं, क्यों इसे डिजिटल क्यों कहते हैं? सर इसमें सर हम वी आस्क वलीद इमरान. यस प्लीज. किसके बाद सर? डिजिटल. जी डिजिटल. इसको डिजिटल क्यों कहते हैं, क्या होती है डिजिटल कम्युनिकेशन? सर डिजिटल में हम या तो कुछ इशारों के साथ या कुछ अल्फाज ऐसे जिसका मतलब हर कोई समझता है. जैसे इधर जो बुक में एग्जांपल दी हुई है ये पीस का साइन है. जैसे हम इसे विक्ट्री का समझते हैं, लेकिन ग्लोबल वर्ल्ड वाइड इसे विक्ट्री का निशान समझा जाता है. अच्छा, और जैसे सर ये अपने पास से कोई एग्जांपल देंगे आप? जैसे ये सिग्नल वगैरह पे हम लिखते हैं, जैसे ग्रीन सिग्नल आता है, सबको पता चल जाता है कि अब ये हमने चलना है. फिर रेड आ जाता है, फिर इसका मतलब होता है कि अब रुक जाना है. ये डिजिटल कम्युनिकेशन हो जाएगी. जी. इसका मतलब है कि डिजिटल का मीनिंग है कि डिफाइंड मीनिंग्स हैं जिन्हें लोग जनरली जानते हैं. ओके, म्यूट हिम प्लीज. यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एनालॉजिक कम्युनिकेशन? एनालॉजिक. Anyone else? Yes, Arslan. सर. Yes. सर एनालॉजिक कम्युनिकेशन में सर हम खुद तो कम्युनिकेट नहीं करते सर, लेकिन ये कम्युनिकेशन हो जाती है सर. जैसा कि फॉर एग्जांपल सर, अब मैं अगर आपसे बात करता करता सर अगर अचानक खामोश हो जाता हूँ तो सर ये एनालॉजिक कम्युनिकेशन इस तरह होगी, आप सोचेंगे कि पता नहीं सिग्नल का प्रॉब्लम है या सर इसे जवाब नहीं आता इसलिए चुप हो गया है. तो इस तरह सर. वेरी गुड. इसका मतलब हम दो तरह से कम्युनिकेशन को लेंगे. एक डिफाइंड होगी कम्युनिकेशन, यानी डिफाइंड मीनिंग्स होंगे. एक इन्फर्ड मीनिंग्स होंगे.
डिफाइंड मीनिंग्स वो हैं कि जिन्हें जनरली लोग जानते हैं। इनफर्ड ये है कि हर आदमी अपनी मर्जी का मीनिंग उसमें से निकालता है, किसी सिचुएशन में से, किसी आपके एक्ट में से। इज इट? जी सर। ओके, थैंक यू। यस, व्हाट इज वन अप कम्युनिकेशन? मोहम्मद अहमद। यस, यस सर। व्हाट इज वन अप? ऐसी कम्युनिकेशन सर, ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें एक पार्टी अपनी बात मनवाना चाहती है। ओके, इसकी कोई एग्जांपल जी देंगे? एग्जांपल कोई? सर इसकी एग्जांपल होगी, अगर मतलब एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं यस। वो सर उससे ओनर से अपनी कोई बात मनवाना चाह रहे हैं, मतलब जो ओनर कोई गलत काम मतलब करवा रहा है, तो ये सर वन अप होगी। अच्छा, वो क्या कहेंगे, उन्हें क्या बात मनवाना चाह रहे होंगे? कोई एक सेंटेंस हो जाए इसका। सर फॉर एग्जांपल सर उनकी हो सकता है सैलरी कम हो और काम ज्यादा हो या ड्यूटी ज्यादा हो, तो कहें कि हम मतलब ये नहीं करेंगे, तो इस तरह की कोई भी डिमांड हो सकती है। अच्छा, चल, थैंक यू। जवेरिया। ये जवेरिया, आपने ये बताना है कि वन अप कम्युनिकेशन ये सिमेट्रिकल कम्युनिकेशन होती है या कॉम्प्लीमेंट्री कम्युनिकेशन होती है? वन अप सर ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है। ओके, अरसलान अनवर। यस, अरसलान, वन अप कम्युनिकेशन को हम क्या कहेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है या सिमेट्रिकल है? सर ये कम्प्लीमेंट्री होगी सर। यस, एनीवन एल्स? और कौन बताएगा? सॉरी सर, एक मिनट सर। यस, आगे और कौन से स्टूडेंट्स वगैरह? यस, अब्दुल रहमान सैफ। यस, प्लीज स्पीक। यस, हसनैन, स्पीक प्लीज। यस सर। वन अप कम्युनिकेशन सिमेट्रिकल होती है या कॉम्प्लीमेंट्री होती है? वन अप है तो फिर वो सिमेट्रिकल होगा। ओके, यस, अरसलान। यस, सॉरी सर, वो पहले थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी सर, ये सिमेट्रिक होगी सर। अच्छा, लगता कंफ्यूजन अभी भी खत्म नहीं सॉरी हुई। सर, अभी नहीं सॉरी सर, पहले ही सही बताया था सर। अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं खत्म हुई अभी। और कौन सर नहीं, पहले वाला सही बताया था। पहले वाले को सही मान ले, लेकिन जी सर। वो भी ठीक नहीं है। और कौन बताएगा? सर विज मिनाहिल। नो, ओके, देन उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला, यस प्लीज। उमर अब्दुल्ला, नो, ओके, सैयद ओन अब्बास। यस, यू टेल प्लीज। उमर अब्दुल्ला, सॉरी, ओन अब्बास, सैयद ओन अब्बास। Okay, then leave it. Yes, then Waleed Imran. सर अगर दोनों अपने अपनी जो बात दोनों पार्टी अपनी अपनी बात मनवाना चाहती हैं, तो ये तो सर डेडलॉक हो गया दोनों के दरमियान, तो ये सर सिमेट्रिक हो गया वन अप। नहीं, क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि वन अप कम्युनिकेशन को हम सिमेट्रिकल कहेंगे या कॉम्प्लीमेंट्री? सिमेट्रिक क्या सर कहेंगे? ओके, जवेरिया। जवेरिया, यस, जवेरिया, व्हाट्स योर आंसर? सर दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, अब ये बात आप लोग याद रखें कि कॉम्प्लीमेंट्री या सिमेट्रिकल
कम्युनिकेशन उस सूरत में जब दो पार्टीज की कम्युनिकेशन की बात हो। वन अप तो एक स्टाइल का नाम है, इसमें हम ये तो कह नहीं रहे कि दो पार्टीज हैं इसमें। वन अप तो किसी भी पार्टी का हो सकता है। वन अप ना तो कॉम्प्लीमेंट्री है ना सिमेट्रिकल है। हाँ, ये हम कहेंगे अगर दोनों पार्टीज वन अप पे हो फिर सिमेट्रिकल। अगर एक वन अप पे एक वन डाउन पे, फिर हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। सिर्फ वन अप वन डाउन अगर पूछा जाए, वन अक्रॉस पूछा जाए, तो ना ये सिमेट्रिकल है ना ही ये कॉम्प्लीमेंट्री है। इसमें दो पार्टीज का होना जरूरी है। दोनों पार्टीज जब हम देखेंगे कि किस किस स्टाइल में कम्युनिकेट कर रही है, फिर हम लेबल लगाएंगे इस पे सिमेट्रिकल का या कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, व्हाट्स मेंट बाय cause and response? What's that? Yes, cause and response. इससे क्या मुराद है? cause और response क्या होते हैं? Yes, अरसलान। Yes. सर जब दो पार्टीज आपस में सर बात करती हैं तो सर जो सेकंड पार्टी का सर जो रिस्पांस होता है सर वो काज होती है सर फर्स्ट पार्टी की सर। नहीं, वो कॉज तो एक चीज है, रिस्पांस दूसरा है। इसका जी मतलब सर। ये है कि यानी जो कुछ एक पार्टी कहती है वो कुछ जी ना सर। कुछ सर वो इफेक्ट उसका दूसरी पार्टी पे जरूर है। वो जी सर, अगर मतलब जी 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 सर, आप बताएं। आप आपने सर बताया था कि जैसा कि सर जैसे हम किसी के साथ बात करेंगे, अगर सर हम किसी के साथ गुस्से से बात करेंगे तो वो सर उसी तरीके से बात करेगा सर, गुड। जैसा हमारा बिहेवियर होगा सर वैसा ही अगले का होगा। मतलब अब जो कुछ आप कहेंगे, जो कुछ एक्ट करेंगे, वो एक कॉज बनेगा अगले आदमी के लिए, वो उस तरह का रिस्पॉन्स देगा आपको। ऐसे ही है। जी सर। हाँ जी, एक तो कॉज और रिस्पॉन्स का हमने इसमें देखना रिलेशन क्या बनता है, उसके मुताबिक हम कम्युनिकेट करते हैं। एक दूसरी बात इसमें से एक ये भी है कि जो दोनों कम्युनिकेटर्स जो इन्वॉल्व हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में, इस कॉज और रिस्पॉन्स की वजह से उनका भी रिलेशनशिप जज किया जा सकता है। यानी दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा देख के कि इनका आपस में रिलेशनशिप अच्छा है या बुरा है, फिर इनका पावर रिलेशन है, इसमें कोई पैरिटी है या डिस्पैरिटी है, इक्वालिटी है या नहीं है, ये सब पता चल रहा होता है। ये भी पता चल जाएगा उसमें से। ओके देन, थैंक यू वेरी मच। लेट्स हेड टुवर्ड्स टुडेज टॉपिक, दैट्स वोकैलिक्स। वोकैलिक्स वो टर्म है जिसमें हम उन चीज़ों को जज करते हैं जो कि हैं तो हमारी वॉइस में से ही, वॉइस में से हम ये वोकैलिक्स अपनी वॉइस के साथ इसको हम एसोसिएट करते हैं कि जब भी हमारा कोई ओरल मैसेज होगा वोकैलिक्स उसी में होंगी। लेकिन जिस आपको याद होगा हमने ये बात की थी कि अपीयरेंस नॉन वर्बली अपना रोल प्ले करती है रिटन मैसेजेस में। जैसे अब रिटन मैसेज में हमने ये कहा था कि अगर तो आप वर्ड का मीनिंग देखेंगे उस सूरत में तो मैसेज वर्बल है, लेकिन आपने ये देखा जी कैपिटल क्यों किया, स्मॉल क्यों किया, टी को क्रॉस क्यों नहीं किया, आई पे डॉट इधर साइड पे करके क्यों लगा दिया। अब ये सारी बातें जो हो रही है ये सारी नॉन वर्बल हो जाएंगी क्योंकि इसका मीनिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सेम इज द केस हियर व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ आवर वॉइस। If we are giving some oral message to some person and if he is focusing upon our meaning, it means that's a verbal message. But when you are focusing upon other things, वो दूसरी चीजें कौन सी है, लाइक इसमें आप देख सकते हैं स्पीड, टोन, वॉल्यूम, वॉइस, स्ट्रेस। अब ये सारी चीजें जब आती हैं इसका मतलब है कि हम वर्ड्स के साथ ये चीजें सिर्फ उसकी वॉइस का जो उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स हैं, मुख्तलिफ चीजें, उनमें से जो मीनिंग्स लेते हैं ये सारे नॉन वर्बल हैं। इसको वोकैलिक्स कहते हैं, वोकैलिक्स। अब पैरा लैंग्वेज इज सिमिलर, इसको पैरा लैंग्वेज कहा आपकी बुक ने, मैंने आपको एक और टर्म भी बता दी साहब, वोकैलिक्स भी। पैरा लैंग्वेज इज सिमिलर इन कॉन्सेप्ट टू द एक्सियम्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। कहते हैं कि ये ऐसे ही है जिस तरह हमने कहा था कि कुछ रिकॉग्नाइज्ड ट्रूथ्स हैं कम्युनिकेशन में कि उनको हम बेस बना के ही कम्युनिकेट करते हैं, उनके बगैर कम्युनिकेशन नहीं होती। यहाँ कहते हैं ये भी उसी तरह की एक चीज है। किस तरह से कि as it relates to something other than the words themselves। वर्ड्स को अगर हम सिर्फ वर्ड्स देखें, वर्ड्स से मुराद क्या है, मीनिंग। अगर वर्ड्स के मीनिंग्स पे जाएं फिर तो और बात है, यानी सिर्फ ये कहना कि दिस इज अ बुक, वर्ड्स यही है। लेकिन आपने क्या किया, इसी में आपने वॉल्यूम को ऐसा इंक्रीज किया कि मीनिंग ही चेंज हो गया। अब वो वर्ड्स तो वही रहे, वर्ड्स को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपने ये जो कहा था दिस इज अ बुक, इसके बजाय क्या है, दिस इज अ बुक।
अब इससे पता चलेगा कि मे बी यू आर कंफ्यूज्ड, मे बी यू आर वरीड, मे बी यू आर अफ्रेड। अब पता नहीं आप ये क्यों बात कर रहे हैं। ये मीनिंग्स कहाँ से आए? साथ आपके वॉल्यूम की वजह से। इस तरह से ये चीजें ये हमने पहले भी डिस्कस की हुई है। स्पीड का अपना रोल है, टोन है, टोन जो है कि आप किस टोन में बात कर रहे हैं। हमने पीछे भी पढ़ा था कि हमने टोन ऐसी बनानी है कि जैसे जब हम कहते हैं लैंग्वेज, एक तो लैंग्वेज की बात हमने की थी कि हमारे वर्ड्स सिंपल हों, एक साथ बात ये भी थी कि हमारी टोन पोलाइट हो। अब पोलाइट होना, जहाँ पे पोलाइटनेस की जरूरत है पोलाइट हो, और जहाँ पे आपने किसी को चैट करना है, किसी को स्कोल्ड करना है, उस सूरत में एडमॉनिश करने की सेंस में, उस सूरत में आपकी टोन भी वैसी होनी चाहिए कि जिससे पता चले कि आप वाकई किसी को डांट रहे हैं। लेकिन डांटने और माफी मांगने में दोनों के अलग अलग टोन्स हैं, वो टोन्स हमने फॉलो करनी है। whether you are apologizing or you are scolding some person, that's the fact that you are to take into consideration. फिर वॉल्यूम है कि आप लाउड या सॉफ्ट किस तरह वॉल्यूम यूज करते हैं, उसके अपने मीनिंग्स हैं। फिर वॉइस है, वॉइस को हम कहते हैं वोकल क्वालिटी, इसको वोकल क्वालिटी भी कहा जाता है। वोकल क्वालिटी क्या है कि आपकी आवाज किस तरह की है। अब आपकी आवाज जो नेचुरल है उसका अपना एक इम्पैक्ट है। अब कुछ लोगों की आवाज जो है वो सुनने में अच्छी लगती है, कुछ आपने देखा होगा कि समटाइम्स लोग बोलते हैं, वो बोलते जा रहे हैं और सर में दर्द होता रहता है, वो पता नहीं क्या उनकी जो है ये वोकल क्वालिटी ऐसी होती है, नेचुरल है बेचारे, वो क्या कर सकते हैं। बट यू पीपल फील दैट ही इज कॉजिंग अ हेडेक व्हेन स्ट्रेस ऑन वर्ड्स। फिर वर्ड्स को आपने स्ट्रेस कर दिया, किसी वर्ड को स्ट्रेस करने, जैसे मैंने अभी कहा था दिस इज अ बुक, लेकिन फिर आपने कहा दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। अब दिस से मुराद ये है कि ये बुक है, ये बुक नहीं है। ये मीनिंग्स आप किसका बना रहे हैं? स्ट्रेस के साथ। कैन कन्वे डिफरेंट मीनिंग्स टू द रेसिपिएंट्स इन स्पाइट ऑफ यूजिंग द सेम वर्ड्स। वर्ड्स सेम होंगे, मीनिंग्स चेंज होते रहेंगे। लेट्स गेट टुवर्ड्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन हमने स्टार्ट में कहा था कि कम्युनिकेशन कोई एक वर्ड नहीं है कि जिसका हम सिनोनिम देख लें। कम्युनिकेशन तो एक्चुअली प्रोसेस का नाम है कि एक तरफ से वो प्रोसेस स्टार्ट होता है और आगे वो रिसीवर तक उसने पहुंचना है। उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। द कम्युनिकेशन मॉडल, वही जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को ही शो करता है। किस तरह से वो हम इसे देखेंगे, आगे आ जाएगा। बस देयर आर मेनी डिफरेंट वेज इन विच ऑर्गेनाइजेशंस कैन कलेक्ट, शेयर एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशन के पास डिफरेंट वेज हैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के, शेयर करने के और डिसेमिनेट करने के। They are all based on the same underlying communication model as shown below. अब वो मॉडल क्या है? ये एक मॉडल है हमारे सामने। नंबर 1 से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ देख सकते हैं जनरेट अ मैसेज। सबसे पहले आप एक मैसेज जनरेट करते हैं। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि मैसेज होता क्या है। मैसेज बेसिकली एक आइडिया है that is generated in the mind। आपके माइंड में एक बात आती है, सबसे पहले वो बन जाता है एक मैसेज। अब उस मैसेज को क्या करते हैं आप? ट्रांसमीटर इनकोड्स द मैसेज। ट्रांसमीटर या सेंडर या इनकोडर, ये टर्म्स हम यूज करते हैं उस आदमी के लिए जो मैसेज को आगे भेज रहा है। क्या क्या? सेंडर, ट्रांसमीटर, इनकोडर, ये तीनों टर्म्स उसके लिए यूज होती हैं। वो क्या करता है? इनकोड करता है मैसेज को। इनकोड करना क्या है? मैसेज को इनकोड करना। ये कि इनकोडिंग जो है इसे हम कहते हैं कि ही शेप्स द मैसेज। मैसेज को शेप देनी है उसने। अब आपके माइंड में क्या है, मेरे माइंड में क्या है, ये तो हम ऐसे नहीं जान सकते जब तक कि उसको डिलीवर ना किया जाए। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरे माइंड में क्या है, या मैं क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ, अब वो डिफरेंट उसके लिए चीजें हैं। अब डिफरेंट में क्या है, हो सकता है कि मैं ओरल वर्ड्स में वो मैसेज आप तक कन्वे करूँ, हो सकता है रिटन वर्ड्स में करूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये मेरे माइंड में ये था कि मैं आपको ये बताऊं कि इनकोडिंग जो होती है शेपिंग होती है। तो मैंने क्या किया, आपको वर्ड्स में बोल के भी ओरली बता दिया, लिख के भी बता दिया। मैंने दो तरह से आपको ये मैसेज कन्वे किया। ये इनकोडिंग कर रहा हूँ एक्चुअली में। कोड याद रखें कि एक कोड ऐसी चीज नहीं है जिसका हम आमतौर पर समझते हैं कि वो सीक्रेट कोड होता है। कोड सीक्रेट हो सकता है, वो अलग बात है कि कुछ चीजों में हम सीक्रेट कोड्स यूज करते हैं। अदरवाइज जो आइडिया आपके माइंड में है उसको इनकोड करना। अब उसमें हो सकता है आप ओरल वर्ड्स यूज करें, मे बी यू यूज रिटन वर्ड्स, और मे बी यू यूज
some physical act, like when you are nodding it means you are giving a message. आपके माइंड में यह है कि आप किसी चीज को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। अब अगले आदमी तक आपने इनकोड करके ये मैसेज दिया कि आपने उसको ये जो जेस्चर दिया है, नो ही कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से। अब आप क्या कहना चाहते हैं वो आपने एक जेस्चर के साथ बता दिया। Then the encoded message is transmitted. now जो मैसेज आपने इनकोड किया था वो मे भी आपने लेटर लिखा हो, मे भी रिपोर्ट प्रिपेयर की हो, मे भी आप कोई वो व्हाट्सएप पे मैसेज आपके पास है वो आपने सिर्फ टाइप किया। अब क्या करते हैं उसे, the encoded message is transmitted, उसका आपने ट्रांसमिट कर दिया, सेंड कर दिया। encoded message is received, फिर encoded मैसेज को आगे रिसीव किया जाता है। अब रिसीव भी करने वाला कोई ना कोई आदमी होगा आगे, उसे हम कहते हैं रिसीवर। रिसीवर के लिए दूसरी टर्म हम डिकोडर भी यूज करते हैं, डिकोडर। ये रिसीवर भी है, डिकोडर भी है। क्यों कि हमने एक्चुअली एक आइडिया था जो हमने आगे कन्वे किया। किस तरह कन्वे किया, वो हमने कुछ कोड बनाया, उसका कुछ शेप दी उसे। अब वो हो सकता है ओरल वर्ड्स या रिटन वर्ड्स या कोई आपका फिजिकल एक्ट था जिसके साथ आपने मैसेज आगे सेंड कर दिया। अब ये आदमी उसको डीकोड करेगा। अब आइडिया बना के उसने अपने माइंड में लेके जाना है। अब आपने सपोज किसी को मजाक से कोई बात कही, अब वो मजाक आपके माइंड में था, उसे आपने वर्ड्स में कोड बना के आगे उसे सेंड कर दिया, आगे वो रिसीव हुआ। अब वो पहुंचा है रिसीवर तक। अब रिसीवर जब उसको देखेगा तो अब उसने उसको समझना है। अब जो आइडिया उसके माइंड में आएगा वो एक्चुअल मैसेज है कि उसने उसे क्या समझा। इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेटर वो है जो सेम आइडिया आगे ट्रांसफर कर दे। इसके लिए हम कहते हैं ना कि हम मे भी प्रॉपर फीडबैक तो हमें ना मिल सके, लेकिन कंडीशन हम फुलफिल जरूर करें। तो वो कंडीशंस कैसे फुलफिल हो जाती हैं, जो मैसेज जनरेट करने वाला आदमी है सेंडर, उसे चाहिए कि रिसीवर को अपने माइंड में रखे कि रिसीवर किस किस्म का पर्सन है, वेदर ही इज मेल और फीमेल, वेदर ही इज फ्रॉम अ विलेज और फ्रॉम अ सिटी, whether he is educated or uneducated, whether he is highly educated or low educated। अब कितनी चीजें आप देखेंगे, फिर उसके लाइक्स डिसलाइक्स को सामने रख के किस कल्चर से है, किस ऑर्गेनाइजेशन से है। अब इस सारी चीजें देख के अगर मैसेज देंगे तो बहुत इजी है कि आप अपना आइडिया उस तक कन्वे कर दें। अदरवाइज अगर आप इन चीजों को सामने नहीं रखेंगे तो आपका आइडिया सही तरह से आगे कन्वे नहीं हो सकेगा। इसी तरह से अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके डिकोडर या रिसीवर की। वो क्या करे, तो आपके मैसेज को रिसीव करते हुए आपको भी माइंड में रखें कि आप किस तरह के पर्सन हैं। अब वही चीज़ के मेल हैं या फीमेल हैं, इसी तरह से कि एजुकेटेड हैं या अनएजुकेटेड हैं, रूरल बैकग्राउंड से या अर्बन बैकग्राउंड से, और किस तरह की आपकी लाइक्स डिसलाइक्स हैं, उसको देख के अगर चलेंगे तो फिर मैसेज को समझना ईजी हो जाएगा। पीछे हमने पढ़ा था कंटेंट एंड रिलेशनशिप डायमेंशन, उसमें यही बात थी कि हमें पता होता है मैसेज किसकी तरफ से आ रहा है। अब फादर की तरफ से मैसेज आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट और है, लेकिन वही किसी ने बाहर किसी के शॉपकीपर ने बात कर दी, उसका इम्पैक्ट और होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि सेंडर कौन है और रिसीवर देखता है कि सेंडर कौन है, और सेंडर देखता है कि रिसीवर कौन है। फिर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। देन रिसीवर प्रोवाइड्स फीडबैक। फिर जो रिसीवर है अब उसने फीडबैक देना है। फीडबैक क्या है, उसका रिस्पॉन्स है। अब दो चीजें हैं इस रिस्पॉन्स में। पहली बात तो ये है कि उसने जस्ट उसको इतना बताना है कि मैसेज मिल गया, लेकिन मैसेज मिल जाना जो है वो इस चीज की गारंटी नहीं है कि मैसेज की समझ भी आ गई है। अब देखें आप व्हाट्सएप पे तो ये बात बहुत क्लियर है आजकल, जो आप समझ सकते हैं कि आपने किसी को मैसेज किया, आपको डबल टिक मिल जाता है। अब डबल टिक का हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैसेज उसकी समझ में भी आ गया। इस तरह से यहाँ पे वो फीडबैक जब देता है तो दो चीजें हैं। एक तो ये है कि ये आपको कॉन्फर्मेशन मिल जाती है कि आपका मैसेज रिसीव हुआ है। दूसरी चीज ये है कि अब रिसीवर सिर्फ इतना ना बताए कि मुझे मैसेज मिल गया है, बल्कि जो कुछ उधर से जो डिमांड है उसके मुताबिक अगर रिस्पॉन्ड करे, फीडबैक दे, फिर हम समझते हैं कि ये प्रॉपर फीडबैक गया है। देन डेफिनेशन में याद रखें, ये एक कॉमन सी मिस्टेक है। आई थिंक आप लोग तो नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, वो डेफिनेशंस लिख जाते हैं, NATIONS। डेफिनेशंस NI, डेफिनेट में भी ऐसी है, डेफिनेशन में भी ऐसी है।
डेफिनेशन ऑफ सम कंपोनेंट्स। अभी हमने जो देखे ये कंपोनेंट्स है कम्युनिकेशन के, जो हमने एक प्रोसेस की शक्ल में अभी ये मॉडल देखा, उसमें अब कुछ की यहाँ पे डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट है सेंडर। द सेंडर जनरेट्स अ मैसेज एंड सिलेक्ट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन मेथड। अब मेथड्स जो है ना वो आगे आएंगे, वो 4 मेथड्स दिए हुए हैं। बेसिकली याद रखें कि 3 हैं, उससे भी पहले जो है तो 2 ही हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में हम कहते हैं कि ओरल और रिटन, और नॉन वर्बल में फिर जितनी चीजें वो सारी ऐड हो जाएंगी। तो इसमें से कोई सही मेथड वो यूज करे कि मैसेज क्या देना है। अब देखें, एक है कि रिजल्ट आता है आपका, आपके फ्रेंड्स कहते हैं कि कोई आप हमारे लिए कुछ छोटा मोटा फंक्शन अरेंज करें, कोई ट्रीट दें हमें। आप वहाँ पे ओरल मैसेज उन्हें दे दें कि जो मुझे बड़ी खुशी है कि आप मेरी सक्सेस पे बड़े खुश हुए हैं, दैट्स इट। अब वहाँ पे जो ना मेथड वो ओरल काम नहीं करेगा, रिटन भी काम नहीं करेगा, वहाँ नॉन वर्बल ही काम करेगा, जो उनकी डिमांड है कि आप उन्हें कुछ खिलाएं पिलाएं। इसलिए ये मेथड देखने हैं कि वर्बल में आप जा रहे हैं, वर्बल में है तो ओरल पे जा रहे हैं या रिटन पे जा रहे हैं, या फिर नॉन वर्बल में आपको जाना पड़ेगा। देन इनकोडिंग। द मैसेज इज देन इनकोडेड एंड ट्रांसमिटेड टू द इंटेंडेड रिसिपिएंट नोन एज द रिसीवर। इंटेंडेड रिसिपिएंट, जिसको आप मैसेज देना चाहते हैं, अब उस तक मैसेज जो पहुंचाना है, अब उसको आप इनकोडिंग करते हैं। उसकी इनकोडिंग मैंने बताया कि वो शेपिंग है, अब शेप करते हैं मैसेज को। देन रिसीवर डिकोडिंग। रिसीवर जो है इसने डिकोडिंग करनी है। द रिसीवर डिकोड्स। डिकोड्स है इंटरप्रेट्स। ये याद रखें कि इंटरप्रिटेशन और चीज है और अब्सॉर्प्शन और चीज है। अब्सॉर्ब भी करना है मैसेज को, क्योंकि एक है कि सिर्फ किसी ने कोई इंग्लिश के कोई वर्ड्स बोले आपने समझ लिए, कोई सेंटेंस बोला आपने समझ लिया, लेकिन अब उसके अंदर आपके लिए कोई मॉरल लेसन है या नहीं है, और फिर वो सेंटेंस आपके कहाँ काम आएगा उसको मेमोरी में रखना, ये है अब्सॉर्प्शन। एक सिर्फ वर्ड्स को ट्रांसलेट कर लेना वो तो छोटी चीज है। बहरहाल अभी हम सिर्फ इसी पे हैं कि इंटरप्रिटेशन के मैसेज मिला और मैसेज को आपने समझ लिया। देन what the message is about and what action if any is required। इसमें ये भी देखना है साथ कि आपने what the message is about, मैसेज किस चीज के बारे में है और क्या एक्शन आपसे डिमांड किया जा रहा है। then feedback। the receiver then provides feedback to the original sender। ये वो बात आ गई जो हमने स्टार्ट में की थी कि कम्युनिकेशन जो प्रोसेस को इनिशिएट करता है आदमी, उसे हम कहते हैं ओरिजिनल सेंडर। क्यों कि ये फीडबैक के बाद जो रिसीवर है ये भी तो सेंडर बनने लगा है, इसमें भी मैसेज देना है। जब ये फीडबैक देगा तो इसको तो ये भी सेंड कर रहा है, लेकिन इसको हम फिर ओरिजिनल सेंडर नहीं कहते। ओरिजिनल सेंडर और ओरिजिनल रिसीवर ये वो है जो स्टार्ट में कम्युनिकेशन प्रोसेस में जहां से एक ने स्टार्ट किया वो ओरिजिनल सेंडर, और जिसने रिसीव किया वो ओरिजिनल रिसीवर। Then communication and 2 major challenges। कम्युनिकेशन को 2 चैलेंजेस हैं मेन। वो चैलेंजेस क्या है? पहले तो हम ये सिर्फ ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इसमें देखेंगे। इसमें 3 चीजें हैं, सेंडर, मीडियम और रिसिपिएंट। सेंडर वो है जिसने मैसेज सेंड किया, देखिए एरो से पता चल रहा है कि सेंडर किधर को जा रहा है, वो मीडियम को अडॉप्ट करेगा। मीडियम क्या है उसका? लेटर। लेटर उसने एक लिखा जो किसी को आगे उसने सेंड करना है। ये मीडियम की एक एग्जांपल है, वरना कोई टेलीफोन कॉल हो सकती है और कोई वॉइस मैसेज वैसे भी हो सकता है, व्हाट्सएप वगैरह पे आप सेंड करते हैं। फिर आगे रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट ने इसको रिसीव करना है। सिंपली ये है कि सेंडर कोई चीज रिसीवर तक कन्वे कर रहा है। अच्छा, अब उससे थोड़ा बाहर आए, वर्टिकल लाइन से बाहर आप देखेंगे उसमें डिस्टोर्शन है 2 जगह पे। डिस्टोर्शन एक है सेंडर की तरफ से, एक है रिसिपिएंट की तरफ से। अब ये दोनों जो है डिस्टोर्शन क्रिएट करते हैं। ये याद रखिए कि डिस्टोर्शन या नॉइज की टर्म आपने जो इंग्लिश लैंग्वेज की है वो यूज नहीं करनी, वो हमारा मीनिंग यहाँ पे नहीं है। हम कम्युनिकेशन की बात यहाँ पे कर रहे हैं। डिस्टोर्शन से मुराद ये है कि मैसेज सेंड हो जाएगा, चला जाएगा, लेकिन उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती। मैसेज सेंड हो जाएगा। अच्छा, अब उसमें सेंडर की तरफ से क्या प्रॉब्लम आएगा? सेंडर का ये है
कि सेंडर जब बात करता है तो वो बात इतनी क्लियर नहीं करता, जिसे हम कह देते हैं कि ये मिस कम्युनिकेशन है। इसने मैसेज को सेंड किया लेकिन क्लियरली इसने सेंड नहीं किया। वो क्या किया इसने? सेंडर ने कहा कि आई विल बी बैक वेरी सून, आई विल बी बैक वेरी सून। अब वेरी सून से क्या मुराद है? अब ये रिसिपिएंट जो है वो क्या समझेगा इसे? विल पे यू द अमाउंट वेरी सून, प्लीज डिलीवर द गुड्स इन अ फ्यू डेज। अब इससे क्या मुराद है? कितने दिन? कोई पता नहीं। आप अपनी लैंग्वेज में भी देखते हैं कि हमारे लोग क्या करते हैं कि आपने किसी से कहा कि ये है काम आज हमने करना है, वो कहते हैं सुबह करेंगे। अब सुबह से मुराद वो सुबह भी नहीं होती। एक तो सुबह का टाइम नहीं बता रहा, दूसरा क्या सुबह से मुराद वो कल ले रहा होता है, चाहे दोपहर को जाके करे। ये मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, मैसेज क्लियर नहीं होता। ये डिस्टोर्शन आएगी कि मैसेज सेंड तो किया आपने लेकिन क्लियर नहीं किया। आगे है डिस्टोर्शन रिसिपिएंट की तरफ से। ये क्या करता है? यहां आ जाती है मिस इंटरप्रिटेशन। अब मिस इंटरप्रिटेशन क्या है जो इधर से होगी? उधर से मैसेज आ गया बिल्कुल क्लियर। अगर वो पहले कह रहा था कि आई विल बी बैक इन अ फ्यू मिनट्स, आई विल बी बैक वेरी सून, वहां से कुछ पता नहीं चला। लेकिन अब उसने कहा कि आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स, 5 मिनट बाद मैं वापस आऊंगा। इधर से रिसिपिएंट ने क्या किया? वो कहता है कि ये पहले तो कभी ऐसे कहा कि वापस नहीं आया, इसने 5 मिनट बाद कोई नहीं आना, इसने आना आधे घंटे के बाद। ये क्या है कि हो सकता 5 मिनट्स के बाद आ जाए, लेकिन मैसेज को इसने मिस इंटरप्रेट किया, इसने गलत समझा उसे। इसी तरह से आप अपनी सोशल कम्युनिकेशन में देख लें कि आप कहीं पे कोई बात करते हैं, वो बात तो आपने ठीक ही की होती है, किसी को वो बात कही, उसे कहा कि ऐसा करो कि ये ना ये वाली जो वो घर के अंदर चीजें जैसे पड़ी होती हैं कि आप ना अपने घर में ये सोफे ना इसकी बजाय इस दीवार के साथ रखें। अब इस मैसेज में तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो ना समझ में आए, लेकिन वो क्या समझते हैं कि इन्होंने खुद असल में सोफे लिए हैं बड़े और नए सोफे ले लिए, ये हमें जानबूझ के अब मजाक करते हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं जी कि इधर रखें या उधर रखें, मतलब हमें तो जैसे पता ही नहीं है कि कहाँ पे रखना है। ये अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, मशवरे हमें दे रहे हैं आगे। ये सारी मिस इंटरप्रिटेशन है, मैसेज में ऐसी कोई चीज नहीं थी। लेकिन बहरहाल डिस्टोर्शन 2 जगह पे ये पाई जाती है, सेंडर की तरफ से भी हो सकती है और रिसीवर की तरफ से। अब उसके बाद ये वेवी लाइंस हैं। इन वेवी लाइंस के बाहर देखें तो नॉइज है। इसका मतलब है कि इसका कम्युनिकेशन प्रोसेस में रोल तो रहेगा क्योंकि इसने इसको डिस्टर्ब करना है, लेकिन ये याद रखें कि जब कम्युनिकेशन हो रही होती है, सेंडर या रिसीवर जो कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं वो जैसे मिस कम्युनिकेशन हो सकती है, मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है, लेकिन नॉइज मैसेज को डिलीवर नहीं होने देता। आना इसके साथ साथ ही है, चलेगा ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के साथ, लेकिन ये मैसेज को आगे जाने नहीं देता। डिस्टॉर्शन में मैसेज डिलीवर हो जाता है, नॉइज में मैसेज डिलीवर नहीं होता। अब नॉइज किस तरह का है? अब हो सकता है अगर हम सिर्फ लैंग्वेज का नॉइज देखें तो उसमें भी आप समझ सकते हैं कि आप कोई बात सुन रहे थे, किसी ने वो चेयर को ड्रैग किया, कुर्सी खींची, उसकी आवाज इतनी आई कि आप किसी की बात नहीं सुन सकते। आप ये लेक्चर सुन रहे थे, घर में बेल हो गई, वो बेल जो उसका शोर आपने सुना उसने मेरी आवाज आपको नहीं सुनने दी। ये नॉइज है, लेकिन ये बड़ी छोटी सी एक टाइप है, इसको फिजिकल नॉइज कहते हैं। इसके अलावा बड़े नॉइज हैं, वो बाद में आगे आएंगे, उनको फिर डिस्कस करेंगे। अब है सम टर्मिनोलॉजी एंड डेफिनिशंस। एक डेफिनेशन है सेंडर की, वो अभी हमने बात इसकी पहले भी की है कि सेंडर जो होता है वो रिसीवर को सामने रख के फिर मैसेज सेंड करे। द सेंडर इज द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। अब ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी मोस्टली एक इंडिविजुअल ही कम्युनिकेट करता है, लेकिन वो उसके बिहाफ पे कर रहा होता है, इसलिए वो आदमी, आप किसी आदमी को उसकी वजह से बुरा भला नहीं कहते अगर मैसेज गलत आ जाए, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं।
मैंने आपको बताया था कि टू द बायर यू आर द कंपनी। कोई भी बायर जो आ जाता है उसके आगे सेल्स पर्सन जैसा भी बैठा हुआ है वही उसके लिए एक पूरी पार्टी है। टू द बायर यू आर द कंपनी, वो यही समझता है कि इस कंपनी ने हमारे साथ अच्छा डील नहीं किया, इस कंपनी ने हमारे साथ बड़ा अच्छा डील किया कर, हालांकि एक इंडिविजुअल रहा होता है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो या इंडिविजुअल हो, वो सेम ही है कि होंगे वो सेंडर as being the originator of the message. In most cases, a sender would be a specific person. Mostly तो एक person ही होता है. Whoever reports, letters, memos, and prospectuses may be communicated in the name of a team or even a whole company. या बंदा तो एक ही कर रहा होगा communicate, लेकिन होगा क्या कि वो reports लिखी जाएंगी, letters, memos होंगे. Memo क्या होता है? अभी बेसिक डेफिनेशन आपको बताऊंगा, आगे मेमो की डेफिनेशन कुछ चेंज भी होंगी। यहाँ पे सिर्फ इतना है कि जो मैसेज इंटरनली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैसेज दिया जाता है उसको मेमो कहते हैं, जो एक्सटर्नल होता है उसको लेटर कह देते हैं। बाकी आगे चेंजेस होंगी, ये मैं आपको अभी बता दूँ, लेकिन यहाँ समझने के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि इंटरनल जो आप लिखेंगे, इंटरनल कोई जिसका ये लेटर एक्सटर्नल में लिख रहे हैं, जो इंटरनल लेटर है उसका नाम मेमो है। एंड प्रोस्पेक्टस, जैसे कॉलेजेस के प्रोस्पेक्टस होते हैं, ये लिखे जाते हैं, प्रोस्पेक्टस से होता है ना, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ कॉलेज का ही हो, ये तो एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, वरना कोई भी ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स वगैरह जो दिए जाते हैं ना अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को, पोटेंशियल कस्टमर्स जो एक्सपेक्टेड पॉसिबल कस्टमर है उसको दिया जाता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसमें इंफॉर्मेशन होती है। मे बी कम्युनिकेटेड इन द नेम ऑफ अ टीम और इवन अ होल कंपनी। अब देखें, आप किसी कॉलेज में जाएं एडमिशन के लिए, अब वहां पे अगर कोई भी आदमी, मे बी वो कैशियर है, मे बी फ्रंट डेस्क पे बैठने वाला कोई आदमी, आपने जाके कॉलेज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन उसने प्रोस्पेक्टस दे दिया आपको, तो अब ये नहीं है कि अब ये कॉलेज के कैशियर का प्रोस्पेक्टस, वो कॉलेज का प्रोस्पेक्टस है, कॉलेज है उसमें, कंपनी है पीछे पूरी। आगे ये एक एग्जाम्पल दी हुई है, इसकी हमें कोई इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम्पल्स तो पहले काफी हो गई इसमें। आगे रिसिपिएंट है, व्हाट्स इट मे सीम ऑब्वियस that the recipient represents all those who receive a message. The key point is that we need to consider who the recipient is to ensure we use the appropriate media, channel and style with which to communicate. अब रिसीवर भी, जैसा हमने सेंडर में कहा कि एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, यहाँ भी ऐसे ही है, रिसिपिएंट कोई एक इंडिविजुअल पर्सन या पूरी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम लेटर्स जो लिखते हैं वो हम एक्चुअली पर्सनल लेटर तो किसी को नहीं लिख रहे होते, हम तो उस ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हैं, लेकिन उसके बिहाफ पे कोई आगे आदमी है जो रिसीव करता है। उसके लिए फिर हम देखते हैं कि जिस तरह का हमारा रिसिपिएंट होगा उस तरह का हम मीडियम, चैनल, स्टाइल यूज करेंगे। अब देखेंगे आपकी टीचर के साथ कम्युनिकेशन किस तरह की है और कॉलेज के गार्ड के साथ किस तरह की है, हालांकि दोनों ही एक्सटर्नल है। आप दोनों के साथ आगे जब बात करते हैं तो आपका स्टाइल चेंज हो जाता है और वर्ड्स का चॉइस चेंज हो जाता है। इस तरह से मीडियम, चैनल वगैरह डिफरेंट सिचुएशंस में चेंज होते रहेंगे। नेक्स्ट है मीडियम और चैनल, इनमें क्या डिफरेंस है। मीडियम, थिंक ऑफ मीडियम बीइंग द मैसेज इटसेल्फ रादर देन हाउ इट इज सेंट, व्हिच इज द चैनल। जो चीज सिंपली ये है कि जो कुछ रिसीवर रिसीव करेगा उसे हम कहेंगे मीडियम, और जिस चैनल से होके वो चीज जाएगी उसे हम कहेंगे चैनल। जिस रूट से होके वो मीडियम जाएगा उस रूट को हम चैनल कहते हैं। Examples of communication media include letters, memos, emails, reports, presentations and phone calls. ये देखें, आप जब भी किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अब देखें आप कहते हैं जो मुझे एक कॉल रिसीव हुई, एक मैसेज आज मैंने रिसीव किया, एक लेटर रिसीव किया, एक ईमेल रिसीव की। अब जो कुछ आपने रिसीव किया दैट बिकम्स अ मीडियम। उसके बाद है चैनल। द कम्युनिकेशन चैनल is the route by which the message is transmitted from the sender to the recipient. अब ये जो लेटर, मेमो, ईमेल, रिपोर्ट, फोन कॉल, ये कहाँ से, किस चैनल से होके आए हैं, उस किस रूट से होके आए, उसे हम चैनल कहते हैं। इफ वी टेक अ लेटर, अब एक एग्जांपल उसने लेटर की दी है। अब लेटर आप रिसीव करते हैं, किस तरह से लेटर रिसीव कर सकते हैं। लेटर जरूरी नहीं है कि बाय पोस्ट आता है उसे लेटर कहते हैं। लेटर तो एक्चुअली उसकी तरफ से एक मैसेज है। अब वो किस तरह से आ सकता है, ये देखिए। फर्स्ट है उसमें टेलीकम्युनिकेशंस। द लेटर कुड बी रेड आउट ऑन अ टेलीफोन कॉल।
अब देखें, आप घर से बाहर कहीं हॉस्टल में रहते हो, घर वाले कहते हैं कि आपका एक लेटर आ गया बोर्ड की तरफ से, आप कहते हैं कि अब मैं तो नहीं आ सकता, ना वो आ सकते हैं आपको लेटर डिलीवर करने, और आपने उसके अकॉर्डिंगली आज ही कुछ आगे बताना है, तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि मुझे फोन पे ही आप रीड आउट कर दें, पढ़ के सुना दें, मैं देख लेता हूँ कि लेटर में क्या है। तो क्या है कि लेटर टेलीकम्युनिकेशंस के थ्रू आपने रिसीव किया, मीडियम आपके पास वो लेटर ही आया, और इधर आपने क्या किया, टेलीफोन को यूज किया, टेलीकम्युनिकेशंस को, टेलीकम्युनिकेशन जो आपके पास आई है, तो इसका मतलब ये एक रूट है, तो चैनल टेलीकम्युनिकेशंस, और वो लेटर आपने टेलीफोन कॉल के थ्रू रिसीव किया हुआ है, जो रिसीव किया, अब आप उसे आप लेटर कहें या एक कॉल कह दें, वो आपके पास तो या कॉल आई है या लेटर आप समझ लें, जो भी है वो रहेगा मीडियम, ये चैनल है टेलीकम्युनिकेशन। उसके बाद है इंटरनेट, द लेटर कुड बी ईमेल, अब वो लेटर आपको ईमेल कर दिया जाए, फिर आप दोनों टर्म्स यूज करते हैं कि जी मेरे पास एक लेटर आया, कभी आप कहते हैं मेरे पास एक ईमेल आई, वही दोनों टर्म्स, जिस तरह उधर हमने कहा कि आप कहते हैं एक लेटर आया या मुझे एक कॉल आई, वो दोनों चीजें, वो जो आपने रिसीव की, वो नाम आप मीडियम को दे रहे हैं। यहाँ पे आप कहते हैं द लेटर कुड बी ईमेल, लेटर जो है वो ईमेल किया जा सकता है। अब ईमेल आई है या लेटर आया है, वो मीडियम, और पीछे इंटरनेट जो है वो चैनल होगा। देन पोस्ट, द लेटर कुड बी प्रिंटेड एंड देन सेंट इन द पोस्ट, लेटर जो है उसको जिस तरह से ये डाक के जरिए जिसे हम कहते हैं बाय पोस्ट, उस तरह भी हो सकता है। तो जो पोस्ट है पीछे, ये डाक का पूरा सिस्टम, उसे हम कहते हैं चैनल, और लेटर जो प्रिंट करके आपके पास आया, अब वो लेटर भी है और एक पेपर की शक्ल भी है, पीस ऑफ पेपर भी है, ये आपका मीडियम होगा। देन नोटिस बोर्ड, द लेटर कुड बी प्रिंटेड व्हेन पोस्टेड ऑन अ स्टाफ नोटिस बोर्ड बाय द कॉफी मशीन, अब नोटिस बोर्ड पे भी वो लग सकता है, नोटिस बोर्ड से उस चैनल से होके आप तक पहुंचा है, यानी आप तक किस रूट से आया है, वो चैनल जहाँ पे नोटिस बोर्ड है और वहां पे लेटर लगा हुआ है, वहां से आपने वो लेटर रिसीव किया। दैट्स इट। इफ यू पीपल वांट टू पुट एनी क्वेश्चंस, प्लीज रेज योर हैंड्स। Questions? Yes, any questions, please? Yes, Arslan. Yes. सर ये नोटिस बोर्ड का सर रिपीट कर दें थोड़ा सा। जी जी, नोटिस बोर्ड बेटा ऐसे ही है कि जैसे आप ये यहाँ पे लिखा हो ना बाय द कॉफी मशीन, ये बाय का मतलब है नियर, यानी कॉफी मशीन जैसे पड़ी हुई थी, आप देखें फोटोस्टैट मशीन होती है, सारी कॉलेज वाला ने नोटिस बोर्ड लगाया होता है, तो उस नोटिस बोर्ड पे वो लेटर कई दफा ना कि एक लेटर बोर्ड की तरफ से आ गया, वो हर स्टूडेंट को देने की बजाय ना वो क्या कहते हैं कॉलेज वाले, भी नोटिस बोर्ड पे एक लेटर हमने लगा दिया है, अब वहां से जाके देखें, अब वो लेटर है आपके लिए, लेकिन नोटिस बोर्ड उसका चैनल बना। ओके सर, थैंक यू। Yes, anyone else? Yes, any more questions, please? If you people have understood everything, then raise your hands so that I may see whether you understood or not. अगर आप हैंड रेज नहीं करेंगे फिर मैं पूछ लूंगा आपसे, अभी पता चल जाए आपको समझ आई या नहीं है। Okay then, thank you very much.